चलिए तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स में, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये है आपके नोट्स में पेज नंबर 154 पे। एक हेड ऑफ इनकम हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, हाउस प्रॉपर्टी। ये दूसरा है अदर सोर्सेस। अगेन सिंपल है, चैप्टर का जो कंटेंट है बहुत ओवर टेक्निकल बिल्कुल नहीं है, इन्फॉर्मेटिव है, कैलकुलेटिव है, काफी इजी तरीके से आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। अब पहले सेक्शंस की रेंज देख लेते हैं हम कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 56 से 59 की रेंज है। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझना है। हमने अभी तक जनरल बात की थी कि भाई जो भी इनकम है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिपार्टमेंट ने डिवाइड कर दिया। या तो सैलरी इनकम है, या आपके रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में है, या बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम एक हेड में है, कैपिटल गेन वाली इनकम एक हेड में है। अब इनके अलावा कोई इनकम अगर बच गई जो इन चारों हेड्स के चार्जिंग सेक्शन में कहीं पे भी कवर नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक रेजिडुअल या मिसलिनियस हेड बनाया, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है, बट बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो भी समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे भी एक चार्जिंग सेक्शन है 56। जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में देखा चार्जिंग सेक्शन 22, वैसे यहाँ पे 56 है। 56 में ना दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। ये दोनों अलग अलग हैं। इसको हम जनरल बोलेंगे और इसको बोलेंगे स्पेसिफिक। रीजन बीइंग, अभी तक जो मैंने आपको बताया रिगार्डिंग अदर सोर्सेस वो बात इसमें बोली है। सबसेक्शन 1 एक ही पैराग्राफ है, सिंपल इतना बोलता है कि जो भी इनकम बाकी चारों हेड्स में कहीं पे भी कवर नहीं हुई लेकिन वो इनकम के डेफिनेशन में आती है और टैक्सेबल है, तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे कवर कर लेना। तो ये वाला जो अपना सबसेक्शन है ये वो मिसलिनियस वाली कैटेगरी कि जो कहीं कवर नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा, ये एक पार्ट है। सबसेक्शन 2 जो है ना वो स्पेसिफिक लिस्ट है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर इनकम है जो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर रखी है और स्पेसिफिक बोला है कि ये इनकम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होती है। तो अदर सोर्सेज का जो पूरा हेड है वो सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ मिसलिनियस इनकम की बात नहीं करता है। कुछ पर्टिकुलर इनकम है, जैसे गिफ्ट इनकम है, ठीक है, रेंट फ्रॉम लैंड है जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, डिविडेंड्स है, और भी ऐसे 8, 10, 12 टाइप की इनकम है जो यहाँ पे लिस्टेड है, जिनका नाम स्पेसिफिक इस चैप्टर में लिखा हुआ है। वो यहीं पे टैक्सेबल होंगी, दूसरी कैटेगरी में नहीं जाएगी। आ रहा है पॉइंट समझ में, क्लियर हो रहा है? अब इसमें तो कुछ और डिस्कशन के लिए पॉइंट ही नहीं है, उतना ही था जितना मैंने बताया। मेन पॉइंट है ये वाला 56 सबसेक्शन 2 इज मेन कंटेंट ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे आपको 10 से 12 अलग अलग टाइप की इनकम बताई गई है जो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। वो एक एक करके हमें टारगेट करनी है। अब इसमें से जो 3 सबसे पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है, वो है गिफ्ट इनकम, एक है डिविडेंड इनकम। ठीक है, ये 2 मेजर है, गिफ्ट एंड डिविडेंड, जो आपका मेन कंटेंट इसमें कवर करते हैं वैसा है, और इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करने वाले। क्लियर? तो ये सब स्टोरी है। अब जितना 56(1) और ये सब बताया ये आपको पेज 154 पे लिखा हुआ मिल ही जाएगा आपके सामने। इसके बाद 56 सबसेक्शन 2 की स्टोरी देखो पहले पेज से शुरू हो गई, जैसे हम बात कर रहे हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप की इनकम है, 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। डिविडेंड वाली जो इनकम है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डिटेल्ड पॉइंट है। पहले थोड़े इजी वाले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं तो थोड़ा एक फ्लो आ जाएगा टॉपिक का, फिर समझ आएगा सब कुछ। पेज 156 पे आ जाओ। 56 सबसेक्शन 2 जो अपना चल रहा है, उसमें पहला पॉइंट अभी ये है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन मतलब वो कंपनी के KMP, सबसे इंपॉर्टेंट लोग, की मैनेजरियल पर्सन, उनकी बात हो रही है। कंपनी उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, कंपनी उसका प्रीमियम पे करती है। तो प्रीमियम जो है वो एक्सपेंस है फॉर बिजनेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब पॉलिसी अगर ली है तो कभी ना कभी पॉलिसी मैच्योर भी होगी, कुछ ना कुछ पैसा आएगा इससे। अब ये पॉलिसी अलग अलग टाइप्स की होती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक फिक्स टर्म के लिए अपन पॉलिसी लेते हैं कि भाई डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया है तो उसकी जो पॉलिसी है वो 5 साल के लिए ले ली। अगर 5 साल के अंदर अंदर डायरेक्टर को कुछ हो गया तो ये पॉलिसी के पैसे मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस जैसा है। अगर 5 साल में उसको कुछ नहीं भी हुआ तो भी आफ्टर 5 ईयर्स एक अमाउंट जो है इस पॉलिसी से जनरेट होगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। इस टाइप की चीजें होती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी, पैसा रिसीव किसको होगा वो समझना है। या तो पैसा रिसीव होगा फैमिली को, किसकी फैमिली को? KMP की फैमिली को, जिसकी डेथ हो गई उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा।
दूसरा ऑप्शन ये है कि उसकी डेथ नहीं हुई, टर्म कंप्लीट हो गया और पैसा उस एम्प्लॉय को खुद मिला, उसने खुद ही रिसीव किया। तीसरा ऑप्शन ये, कंपनी ने कंडीशन रखी थी कि भाई प्रीमियम तो हमने भरा है, तो मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी हम ही रखेंगे, दैट इज द एम्प्लॉयर। ठीक है, 3 कैटेगरी यहाँ पे हो सकती है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय की फैमिली। अब तीनों में से कौन रिसीव करता है उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी कौन से हेड में आएगी। एम्प्लॉय अगर खुद रिसीव कर रहा है तो उसके लिए तो सैलरी इनकम होगी ना, उसके सैलरी या जॉब से कनेक्टेड है, तो एम्प्लॉय खुद अगर रिसीव करेगा तो ये इनकम जो टैक्सेबल होगी कौन से हेड में होगी, सैलरी। अगर एम्प्लॉयर रिसीव करेगा उसके लिए टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में, क्योंकि बिजनेस इनकम है, एक्सपेंस भी तो बिजनेस वाला ही था, आमने सामने सेटल होगा। और फैमिली रिसीव करेगी तो उनके लिए टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। फैमिली एम्प्लॉय नहीं थी तो सैलरी नहीं हो सकता, ठीक है, तो उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 3 कैटेगरी में कि मतलब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल हो सकता है डिपेंडिंग कि रिसीव कौन कर रहा है। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, जब सैलरी बढ़ेंगे तभी भी पॉइंट आएगा, पीजीबी भी बढ़ेंगे तभी भी पॉइंट आएगा, तो कंडीशन आपके सामने है। बात क्लियर है, ठीक है। बस इतना पॉइंट है इसमें कि ये इनकम यहाँ पे इस कैटेगरी में टैक्सेबल है। देख लो, कुछ डाउट समझ आ रहा है, तो ऐसे इजी पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे कैजुअल इनकम, ठीक है। तो कैजुअल इनकम का मतलब क्या है वो भी समझाया हुआ है। ये विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, गेम शो, ये सब चीज़ें आ गई। मतलब ये कोई ऐसा फुल टाइम बिजनेस या ऑक्यूपेशन नहीं है, कैजुअली आप कुछ पैसे जीत गए, विनिंग्स वाले। लॉटरी टिकट खरीदी थी, लॉटरी टिकट में कुछ पैसा लगा आपको, तो वो कैजुअल इनकम में आएगा। क्रॉसवर्ड पजल्स न्यूज़पेपर में आती है, वो भर के आप भेजते हो वहाँ पे, वो सही पड़ गई तो उसमें कुछ प्राइज मनी मिल जाता है, ज़्यादा नहीं होता, 200, 250 रुपये, 500 रुपये ऐसा रहता है, तो वो आपको मिल गया। रेस में पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। अब हॉर्स मतलब इंक्लूड, सिर्फ हॉर्स रेस नहीं बोला, रेस इज इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, तो कोई और जानवर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हॉर्स हो, वैसा ठीक। अलग अलग रेसेस होती है, कैमल रेस होती है, ठीक है, फिर गधों की रेस भी होती है, उनको भी दौड़ा रहे हैं तो होता है। तो राजस्थान में कैमल रेस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, ऐसा कोई भी रेस हो सकती है, ठीक है। तो उसमें आपने पार्टिसिपेट कर लिया या उसमें आपने पैसे लगा दिए और जीत गए, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल हो सकता है। गैम्बलिंग, बेटिंग ऑफ एनी नेचर और फॉर्म, इवन हॉर्स रेस बोला है, बाकी रेसेस बोलिए तो कार रेस, बाइक रेस भी हो सकती है, उसमें भी कोई डिनाइल नहीं, सब चलेगा। बेटिंग, गैम्बलिंग लीगल वाली, कार्ड गेम्स, 3 पत्ती, ये सब खेल रहे हो कुछ, गेम शो, किसी गेम शो में पार्टिसिपेट कर लिया, टीवी पे चले गए और वो गेम शो में पैसे जीत के आ गया, तो भी कवर हो सकता है। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट। केबीसी में गए, कुछ सवालों के जवाब आपके सही पड़ गए और आप कुछ पैसे वहाँ से जीत के आ गए, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा एज कैजुअल इनकम। वैसा कि केबीसी में जाकर पैसे जीतना किसी का फुल टाइम ऑक्यूपेशन तो हो नहीं सकता। बोले क्या करते हो, बोले केबीसी में खेलने जाता हूँ, ठीक है, हर हफ्ते जाता हूँ, पैसे जीत के लेके आता हूँ, ये मेरा फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, तो ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो ये सब कैजुअल इनकम में आ गई, ये कंडीशन बताई हुई है। आगे देखते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये सारी इनकम जो है ना वो टैक्सेबल कैसे होती है। तो पहली बात तो ये है कि विनिंग्स के ऊपर जो टैक्स रेट है यहाँ पे दैट इज फ्लैट 30%। तो अगर आप केबीसी में गए और आप 7 करोड़ जीत गए तो 7 करोड़ रुपए आपको मिलते नहीं है, 30% उसमें टैक्स होता है। अच्छा, टैक्स चार्ज करने का तरीका है टीडीएस, पहले ही कट जाएगा, क्योंकि वो किसी को 7 करोड़ रुपए दे दिए, फिर उससे आप ये एक्सपेक्ट करो कि साल के एंड में वो 2 करोड़ रुपए टैक्स भरने आएगा, पॉसिबल नहीं। बोले सर खर्चा हो गया, पहली बार इतने सारे पैसे देखे पता नहीं था कितने होते हैं, खर्च करता गया, फिर बाद में पता चला खत्म हो गए, अब 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं, नहीं है, पैसे ही नहीं है, सीधी बात है। तो बोला नहीं भाई ये तो बहुत रिस्क वाला मामला है, पहले ही पैसे काट लो, इसको दो ही बाकी के पैसे कि अब जो करना है कर, अपना रेवेन्यू तो सिक्योर हो जाए। तो 7 करोड़ रुपए की अगर विनिंग्स हुई है तो उसमें 30% टैक्स तो पहले ही कट जाएगा, आपको जो मिलेगा वो बाकी का अमाउंट ही मिलेगा, ये ध्यान रखना है वैसे, ठीक है, ये कंडीशन है। चल बाकी चीजें देखते हैं। अब टीडीएस वाला पॉइंट ध्यान रखना है, रेट ध्यान रखना है, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। टीडीएस का रेट भी उन्होंने 30% ही रख दिया, मतलब जितनी कमाई है उसमें जितना टैक्स बनता है पूरा ही टैक्स टीडीएस के फॉर्म में काट लो, ठीक है। विनर को आप पूरे पैसे हाथ में दो ही मत। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इतनी इनकम होगी तो टीडीएस नहीं कटेगा, वो आपको लास्ट में पॉइंट दिखेगा, पहले ही बता देता हूँ।
कौन सी इनकम टीडीएस को लायबल नहीं है? अगर आपने लॉटरी टिकट खरीदी और आप लॉटरी टिकट में कुछ इनाम जीत जाते हो, काफी सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में है लॉटरी टिकट लीगल है, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो काफी सारे लोग ना हर महीने अपनी सैलरी में से एक अमाउंट ये लॉटरी टिकट में डालते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। हर महीने खरीदते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ऐसा। भाई कभी लॉटरी लग गई बड़ी तो सारा वसूल हो जाएगा। लॉटरी लगती भी है 5,000, 10,000 ऐसे भी लगती है। अब किसी को 5,000 रुपये की लॉटरी लगी तो वो इनकम टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है कि एग्जेम्प्ट है, लेकिन उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आपको पूरा पैसा दे देंगे, आप साल के एंड में उसके ऊपर टैक्स भर देना। टैक्स तो लगेगा लेकिन नॉट बाय द वे ऑफ टीडीएस। नॉर्मल रिटर्न में जो आप टैक्स पे करते हो ना वो। लेकिन ये आपको रिलीफ तब तक ही है जब तक आपकी विनिंग्स 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं है। 10,000 से ज्यादा जीते हो तो टीडीएस कट जाएगा। 10,000 से कम जीते हो तो पूरे पैसे हाथ में दे देंगे, साल के एंड में भर देना। बात समझ आ रही है? ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। हॉर्स रेस में भी सेम है। और विनिंग फ्रॉम रेसिंग अदर देन हॉर्स रेस वाला हो तो टीडीएस कटता ही नहीं है, उसमें नो अमाउंट, कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी आप जीतो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना पड़ेगा, साल के एंड में भर देना। तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पे रखी हुई है। चलो, तो ये सब पॉइंट्स हुए। अब बीच में कुछ कंडीशंस थी, वापस पेज 157 पे आ जाओ। हावेवर करके कुछ पॉइंट्स बोले हुए हैं। टीडीएस के लिए बोला, टीडीएस कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है, टैक्सेबल तो सभी है। एक सेकेंड, वो जो 3 पॉइंट्स उसमें बोला कि टीडीएस कब कटेगा कब नहीं कटेगा, टैक्सेबिलिटी की बात नहीं हो रही। दोनों चीजों में फर्क है ना। टैक्स तो भरना ही है, लेकिन कौन से फॉर्म में भरना है? टीडीएस के फॉर्म में भरना है या साल के एंड में रिटर्न के साथ पे करोगे? तो दोनों में से कोई एक रास्ता हो सकता है। 10,000 रुपये तक की जो इनकम है वो दोनों पॉइंट्स में, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आप साल के एंड में भर देना। टीडीएस का मतलब क्या होता है? अभी पैसे दे रहे थे टैक्स काट लेंगे, और बाकी अदरवाइज क्या होता है? रिटर्न भरोगे तब साथ में पे कर देना। ये वैसी बात हो गई। तो टैक्सेबल तो सब कुछ ही है। टीडीएस कब कटेगा कब नहीं कटेगा उसमें उन्होंने कंडीशन लगा रखी। तो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस के अलावा अगर कोई और रेस है तो उसमें टीडीएस काटने के लिए मना किया है, पर टैक्स लगाने के लिए मना थोड़ी किया है साल के एंड में। हाँ, हॉर्स रेस में 10,000 से ज्यादा जीतोगे तो टीडीएस कटेगा, लेकिन बाकी रेसेस में उन्होंने बोला कि कितना भी अमाउंट जीतो टीडीएस नहीं कटेगा। बाइफरकेशन कर दिया। हाँ, वैसा लिमिट नहीं है ऐसा। चलो, अब जो हावेवर वाले पॉइंट्स है ना बीच में वो देख लो। पहला पॉइंट बोला है, मतलब ये वो कैटेगरी है जहां पे अदर सोर्सेज में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लॉटरी टिकट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा पॉइंट है वो। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये है कि आप लॉटरी टिकट बेचते हो तो आपने सरकार से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो आपने गवर्नमेंट से लॉटरी टिकट्स खरीद ली और आप लोगों को टिकट बेचते हो कमीशन पे, ये आपका काम है। अब आपने 100 टिकट खरीदी, 80 टिकट जो है बिक गई। हो सकता है आपके पास 20 टिकट्स पड़ी हो जो किसी ने नहीं खरीदी। अब वो आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, आप लॉटरी टिकट बेचने का काम करते हो, तो जो आपके पास टिकट्स पड़ी है वो आपका स्टॉक है, वो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट क्योंकि आपने सरकार से वो टिकट्स खरीद ली थी, अब वो आप ही की है, क्या कर सकते हैं? आपके पास स्टॉक में पड़ी है। अगर वो टिकट्स में से प्राइस निकला है तो हो सकता है टिकट बेचने के लिए ली थी, 80 टिकट बेची, जो 80 टिकट बेची उसमें किसी को कुछ नहीं मिला। जो 20 टिकट आपके पास पड़ी थी ना, उसमें एक में आपको 10 लाख रुपए का इनाम मिल गया। अब वो 10 लाख रुपए टैक्सेबल है या नहीं है? ऑब्वियसली इनाम तो मिलेगा आपको। आपने तो सरकार से टिकट्स ले ली लमसम में, जो नहीं बिकी वो आप ही की है, ऐसा हो गया। अब उसमें से इनाम निकला तो इनाम पे तो आपका है। अब टैक्स भरोगे उस पर, नहीं भरोगे। अब पॉइंट ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में होगा या कहीं और होगा, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे जिसके पास लॉटरी टिकट्स पड़ी है, उसका लॉटरी टिकट खरीदने का काम नहीं, बेचने का काम है, उसका प्रोफेशन है। तो अगर उस टिकट में से कोई इनकम जनरेट हो जाती है उसको, तो वो इनकम जो है वो पीजीबीपी इनकम होगी उसके लिए, अदर सोर्सेज की इनकम नहीं होगी। लॉजिकल बात है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो बस वो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। दूसरा पॉइंट है इनकम ऑफ अ जॉकी। जॉकी वो है जो हॉर्स रेस में एज ए राइडर पार्टिसिपेट करता है, जो हॉर्स को राइड कर रहा है उसको हम जॉकी बोलते हैं। अब ऐसा है कि जॉकी जो है वो बेटिंग नहीं कर रहा है। आप हॉर्स रेस में पैसे जीत गए तो आपने तो टिकट खरीदी होगी, वो बेटिंग की होगा उसके ऊपर कि ये वाला हॉर्स जीतेगा। लेकिन हॉर्स चलाने वाला जो बंदा है वो थोड़ी ना बेटिंग गैम्बलिंग कर रहा है, उसका तो प्रोफेशन है, पूरा साल प्रैक्टिस करता है, प्रोफेशनल राइडर है, तब जाके वो रेस जीतता है।
तो उसकी जो इनकम है, जॉकी की इनकम, वो हॉर्स को राइड करने की प्रोफेशनल फीस, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होती। ये बात क्लैरिफाई की है। तीसरा, विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली। सेम बात हो गई ना, आपने मोटर कार रैली में पार्टिसिपेट किया है, तो कार चला के आपने रेस जीती है, तो ये तो स्किल वाला काम हो गया, ये प्रोफेशन वाला काम हो गया, वो भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा। ये क्लैरिफाई किया। बोलो, कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसके सामने कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऐसा है कि जो भी कैजुअल इनकम आपने अर्न की है, वो उसमें कोई डिडक्शन वाली बात उन्होंने अलग से बोली नहीं है। जो भी कैजुअल इनकम आप कमा रहे हो वो पूरी टैक्सेबल है, तो फिर उसके ऊपर आपको फुल अमाउंट पे टैक्स पे करना ही पड़ेगा वैसे। बाकी और कोई कंडीशन है नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना कि कैजुअल इनकम क्या होती है, उस पर टैक्स कितना लगता है, कौन से रेट से टैक्स लगता है, और टीडीएस कहाँ कटता है कहाँ नहीं कटता, इतना ध्यान रखना। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? समझ आया अभी? तो ऐसे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लो, छोटी छोटी एंट्रीज दे रखी, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है वो तो एम्प्लॉयज के लिए होता है ना। अभी मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, आप सब मेरे यहाँ काम कर रहे हो, मैंने आप सबकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का पैसा डिडक्ट किया है, बट सरकार को सबमिट नहीं किया, मेरे पास ही पड़ा है, तो वो मेरे लिए इनकम नहीं हो गई। डिपार्टमेंट ने बोला कि यार ये तो एम्प्लॉय की सैलरी में से काटे हुए पैसे हैं, ये उनके पैसे हैं, आपको पीएफ फंड में जमा करवा देने चाहिए थे, नहीं करवाओगे तो हम आपकी इनकम मान लेंगे। कौन से केस में? अदर सोर्सेज में। वैसा है, तो एम्प्लॉयर अगर पीएफ का पैसा अपने पास रख ले और आगे सबमिट ना करे, तो वो एम्प्लॉयर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वैसे बोला है। एंड दिस इज अ बैकअप प्रोविजन। ये कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल करने का पॉइंट पीजीबीपी में भी आता है। और सिंपल बोलने का मतलब ये है कि पहले इसको टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी में। मैं पूरा पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ। पहले टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी में, अगर वहां टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है फॉर एनी रीजन, तो ये बैकअप में लिखा हुआ है अदर सोर्सेज। मतलब एम्प्लॉयर कुछ भी करके इस अमाउंट की टैक्सेबिलिटी से बच नहीं सकता, या तो उसको पीजीबीपी में पकड़ लो या अदर सोर्सेज में, बट टैक्सेबिलिटी तो आएगी। बट अगर दोनों में से कहीं एक पहले उसको टैक्सेबल करना हो तो कौन से हेड में करे? पीजीबीपी। ठीक है, उसके बिजनेस से कनेक्टेड बात है, वो थोड़ा लॉजिकल हो गया वैसे। ठीक है, एम्प्लॉयर ने अगर ये पैसा डिपॉजिट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको डिडक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर डिपॉजिट नहीं करेगा तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आपने कोई सिक्योरिटीज में पैसे लगाए हैं, शेयर्स, एनीथिंग, ठीक है, वैसा जो जिस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट अगर पीजीबीपी में कहीं पर टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिक्योरिटी से जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज का पैसा जो है वो टैक्सेबल होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट से आई हुई रिटर्न्स की इनकम आपकी पीजीबीपी इनकम है। बट आपने पार्ट टाइम मतलब साइड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका मेन काम नहीं है, तो वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन काम है, कुछ पैसे मैंने बचा के कुछ सिक्योरिटीज खरीद ली, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, जो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो उस पर जो टैक्स मतलब उस पर जो इंटरेस्ट या रिटर्न मुझे मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा, दैट इज अदर सोर्सेज। ये कंडीशन है। चलिए आगे देखें, इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, ये मशीन्स को लेट आउट करने की बात हो रही है। मैंने कुछ मशीन्स में इन्वेस्ट किया और वो मशीन किराए पे दे दी। अब मशीन से आने वाला किराया कहाँ पे टैक्सेबल? हाउस प्रॉपर्टी में तो होगा नहीं, बिकॉज मशीन इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। तो फिर वो टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आएगी? अदर सोर्स में। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो फैक्ट्रीज में जो मशीन चलती है, तो भाई कितने लोग होते हैं जिनको मशीन्स में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, तो वो लोग क्या करते हैं, मशीन किराए पे ले लेते हैं। तो उस मशीन में जिसने इन्वेस्ट किया है वो उनसे हर महीने किराया वसूल कर रहा है। अब वो जो रेंट है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में, बिकॉज दैट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से आने वाला किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन मूवेबल गुड से आने वाला किराया वहां पे टैक्सेबल नहीं हो सकता, तो इसलिए वो अदर सोर्सेज में आएगा। दूसरा पॉइंट हमने देखा भी था, कॉम्पोजिट रेंट वाला पॉइंट याद करो, हाउस प्रॉपर्टी प्लस असेट, हाउस प्रॉपर्टी प्लस सर्विसेज,
अगर कंबाइंड रेंट है और डिविजिबल नहीं है तो पूरा रेंट कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्सेज में, और अगर डिविजिबल है तो प्रॉपर्टी वाला पोर्शन एचपी में जाएगा, लेकिन असेट वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में। वही बात यहाँ पे भी हो रही है। तो जो जी पॉइंट दे रखा है ना, हायरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विद मशीनरी, ये वही पॉइंट है, मशीन प्लस बिल्डिंग दोनों लेट आउट किया आपने और कंबाइंड रेंट कलेक्ट किया है जिसका बाइफर्केशन नहीं है, तो पूरा अमाउंट कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन और ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। अब ये कॉम्पनसेशन किस चीज का है पहले वो समझना है। कंपलसरी एक्विजिशन के रिगार्डिंग बात हो रही है। एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि कोई आपके प्रीमाइसेस है जहां से अभी मेट्रो का रूट बनाना है इनको, अब बोले यार ये जमीन तो आपको देनी पड़ेगी, कंपलसरी एक्विजिशन, सरकार ने बोला पैसे ले लो, कॉम्पनसेशन ले लो, लेकिन जमीन खाली कर दो, कोर्ट का ऑर्डर आया खाली करनी पड़ी। अब जो प्रॉपर्टी के बदले आपको पैसा मिला कॉम्पनसेशन, दैट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, नॉट हियर कैपिटल गेन, क्योंकि प्रॉपर्टी कंपलसरी अक्वायर होती है और उस पर कोई पैसे आपको मिलता है तो इट इज एज गुड एज सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपने सरकार को प्रॉपर्टी दे दी, सरकार ने आपको पैसे दे दिए, सेल के बराबर है। यहाँ जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो किस बेसिस पे होगी, कैपिटल गेन। लेकिन ये कॉम्पनसेशन सरकारी कॉम्पनसेशन है, मिलने में बहुत बार टाइम लग जाता है, देरी हो जाती है, देरी हो जाती है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेट हो गया इस वजह से। ये जो इंटरेस्ट है ना वो यहाँ पे टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में, तो ये ध्यान रखना है। इस हेड में टैक्सेबिलिटी कॉम्पनसेशन की नहीं है, इस हेड में टैक्सेबिलिटी इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन की है, वो इंटरेस्ट जो आपको डिले होने की वजह से मिला। बोलो, समझ आई बात, क्लियर है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी, तो इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल है, कॉम्पनसेशन की नहीं। कॉम्पनसेशन की इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन में। ये बात अपन वहां पे भी वापस डिस्कस करेंगे। एक टर्म यूज किया एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। एनहांस्ड कॉम्पनसेशन का मतलब ये है, ये जो प्रॉपर्टी के मैटर होते हैं ना कंपलसरी एक्विजिशन वाले, तो इसमें ना कोर्ट केस चलता है। मतलब जिसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है बोलता है पैसे कम मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, सरकार बोलती है इतना ही दे सकते हैं, फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट कॉम्पनसेशन बढ़ा के देती है कि नहीं थोड़ा बढ़ा दो, तो जो ऊपर का अमाउंट आपको मिल रहा है ना उसको बोलते हैं एनहांस कॉम्पनसेशन। बात तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन में ही आने वाली है, लेकिन वो एनहांस कॉम्पनसेशन मिलने में भी अगर डिले हुआ है तो उसके ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो वापस अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो बात कॉम्पनसेशन की हो या एनहांस कॉम्पनसेशन की, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट इस हेड में टैक्सेबल होता है। ये स्टोरी आपको मान के चलिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें। अगली कंडीशन है उसमें बोला है एडवांस मनी रिसीव्ड। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये अमेंड भी हुआ कुछ साल पहले, इसमें गलती थी, बाद में इसको इन्होंने सुधारा है। वैसा है एडवांस मनी रिसीव वाले में अपने एक सिचुएशन फ्रेम करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली क्या बोला होगा। ऐसा कुछ है कि भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सेल आउट करना चाहता हूँ। अब आप कोई रहने के लिए कोई रेसिडेंशियल फ्लैट ढूंढ रहे हो, आपको घर खरीदना है, मुझे घर बेचना है, तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे, मैं भी बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, ब्रोकर्स के थ्रू बात की, डायरेक्ट लोग मिलने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, फोटो वोटो डाल दिए सब जगह, तो काफी लोग देखने आ रहे हैं। अब ऐसा कुछ है कि आपने प्रॉपर्टी देखी, आपको प्रॉपर्टी समझ आई, पसंद आ रही है, आपस में आपने घर वालों ने बात की तो बोले प्रॉपर्टी अच्छी है। अब खरीदने से पहले आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हो कि भाई अपने काम की जगह कौन सी है, उसके पास है कि नहीं, कौन से एरिया में अपने को रहना है, आजू बाजू कौन सी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, अपनी कास्ट कम्युनिटी वाले हैं, दूसरे हैं, जो भी मंदिर वंदिर आप जाते हो वो घर के पास है या नहीं, ये सब फैक्टर्स अपन देखते हैं, वास्तु और ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो सारे फैक्टर आपने देखे, आपको घर पसंद आया। अब मैंने बोला कि भाई इतने रुपए होंगे, ये अमाउंट है, डील फाइनल कर लेते हैं। डील फाइनल करने के लिए आप भी रेडी हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू है कुछ 1 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना बड़ा फ्लैट है, ऐसा कुछ है। अब भाई 1 करोड़ का फ्लैट है, अब आप बोल रहे हो नहीं हमको पसंद है, हम खरीद रहे हैं, तो मैं कैसे बिलीव करूंगा, कुछ टोकन अमाउंट दोगे तो ही मानूंगा। तो मैंने बोला भाई 2 लाख रुपए टोकन देना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि आप टोकन दे दोगे तो फिर मैं बाकी लोगों को फ्लैट दिखाना बंद कर दूंगा, और कोई पूछेगा अवेलेबल है तो मैं बोल दूंगा नहीं बिक चुका है। आप पैसे नहीं दोगे और फिर मैं 10 लोगों को ना बोल दूँ बाद में आपने नहीं खरीदा तो भाई टोकन अमाउंट आप पे कर दो।
अब टोकन अमाउंट पे करते टाइम मैंने आपको क्लियर बोला कि आप भले एक दिन का टाइम ले लो, सोच लो, बट मैं ये पैसा रिफंड नहीं करूंगा। अगर बाद में आपने डील कैंसिल की फॉर एनी रीजन, आपके एंड से कोई भी प्रॉब्लम आई, तो मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगा। आपकी मर्जी, आप सोच लो, पैसे कल देना, लेकिन दे दिए फिर मैं रिफंड नहीं करूंगा। ये बात अपने बीच में हो गई, आपने अग्री कर लिया, ठीक है, 2 लाख रुपए मुझे दे दिए। अब ये एडवांस मनी मैंने रिसीव कर लिया। अब आप है ना पैसे दे के जा रहे थे, तो सोसाइटी में, लिफ्ट में, कॉम्प्लेक्स में काफ़ी लोग देखते हैं, मिलते हैं, तो किसी ने पूछ लिया भाई कहाँ जा रहे हो, कौन से फ्लैट में जा रहे हो, क्या है क्या नहीं, तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे ये वाला घर हमने देखा है, पसंद आया, फाइनल किया है और डील हो गई है। अब तो सबसे मिलना जुलना होगा, इस बिल्डिंग में रहने आओगे तो। अब किसी ने आपको बोल दिया कि बोले यार ये फ्लैट कहाँ पसंद कर लिया आपने। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले यहाँ तो थोड़ा रिस्क वाला मामला है, इसलिए तो ये फ्लैट बिक नहीं रहा है, थोड़ा भूत प्रेत वाला चक्कर है। आप लोग कितने लोग हो फैमिली में? बोले हम 5 लोग हैं। बोले फिर रात को आपको लगेगा 6-7 लोग हैं घर में, 5 दिखेंगे 2 नहीं दिखेंगे, फिर बोलना मत। बोले यार ये क्या बात होगी? बोले यहाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तब से ऐसा अफवाह फैली हुई है कि यहाँ पे भूत भूत है, तो भाई हम लोग तो उस फ्लोर पे भी नहीं जाते। ऐसा 2-4 लोगों ने आपको बोल दिया, अब आपको टेंशन होगी। बोले ये क्या चक्कर है, ये तो किसी ने बताया नहीं था। अब आपने मुझे आके पूछा, बोले सर ऐसा सुनने में आया, तो मैं तो नहीं बोलूँगा अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद यहाँ पे रहा हूँ इतने साल से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं है। और 1-2 लोग ज़्यादा है भी तो क्या हुआ, कोई कम थोड़ी ना है, दिख तो रहे नहीं ना, आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, आप अपना आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और आप फालतू में डर रहे हो। अब मैंने तो आपको बोल दिया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, 2 लोगों ने आपको बोल दिया ऐसा है, अब आप सोच रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं। अब करे क्या ऐसे में? आपने बोला सर वो पैसे वापस मिल सकते हैं क्या? मैंने बोला भाई मैंने तो नहीं बोली थी। अब भूत प्रेत की बात तो प्रूव भी नहीं हो सकती ना, अब मेरी तरफ से कोई गलती नहीं, मैं तो बेच रहा हूँ प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम क्या है? देखो देख लो जाके अंदर कोई भूत रह रहा हो तो ढूंढ लो, अपने आप को चेक कर लो, रात को आके चेक कर लेना, ठीक है, मैंने तो मना किया नहीं। तो मेरी तरफ से तो क्लियर है कि यार ऐसा एक्सक्यूज दोगे तो यार मैं थोड़ी पैसे वापस करूंगा, तो मैं पैसे रिफंड करने वाला नहीं। आप सोच लो आपको क्या करना है। आपने 1-2 दिन घर पे बैठे सोचा, बात किया, रात के टाइम बैठ के सोच रहे सब। अब आधे लोग फैमिली बोले अरे कुछ नहीं होता है, क्या इतना डरने का, कौन सा भूत आ जाने वाला है। बात दूसरे लाइट बंद कर दी, बोले देखो बैठो आधा घंटा, हाँ अब पता चलेगा आ गया, सच में कोई आ गया तो क्या होगा। तो बर्तन भी गिर गया, सारे डर गए। बोले नहीं नहीं यार टेंशन वाला काम है, जाने दो, क्या करना है। बोले 2 लाख रुपए दिए हैं। बोले 2 लाख रुपए जान से ज्यादा नहीं है, ठीक है, बाकी के 1 करोड़ तो बचा लेंगे, कम से कम 2 लाख गए, जाने दो, रहने गए कुछ हो गया तो। अच्छा पूरे पैसे दे दिए और फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये फ्लैट बिकेगा भी नहीं। अपने को तो पता नहीं थी, लेकिन बाकी सबको पता है, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो पूरे पैसे फंस जाएंगे, जाने देते हैं। आप लोगों ने सब सोच के डिसीजन लिया कि भाई 2 लाख के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डील कैंसिल। आपने मुझे कन्वे किया, मैंने कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं तो 2 लाख रुपए बन गए, ठीक है, वैसा है। अब मैंने तो पैसे आपको रिफंड किए नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, बिना प्रॉपर्टी बेचे 2-2 लाख रुपए कमाने की स्कीम है ये। अब मैं खुद ही लोगों को प्रॉपर्टी बेचने के लिए बुलाता हूँ, प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, पसंद करवाता हूँ, टोकन लेता हूँ, फिर नीचे एक बंदा बिल्डिंग में छोड़ रखा है, उसको बोल देता हूँ बोले जैसे ही नीचे उतरेगा ना इसको भूत वाली कहानी सुना देना, ठीक है, अगर डर गया तो ठीक है। तो ऐसे करके 2-4 लोगों को डरा डरा के मैंने पैसे कमा लिए। तो एक ही प्रॉपर्टी बार बार बेच के पैसे कमा रहा हूँ, जो ट्रांसफर भी नहीं करनी पड़ती। इससे अच्छी स्कीम तो हो ही नहीं सकती। पॉइंट ये है कि जो 2 लाख रुपए टोकन मैंने फोरफिट कर लिया, रिफंड नहीं किया, वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है या नहीं। डिपार्टमेंट बोल रहा है इस पर टैक्स लगेगा। मैं बोला काय का टैक्स लगेगा, मैंने प्रॉपर्टी बेची तो है ही नहीं ना। अरे बेची हो कि नहीं बेची हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने एडवांस मनी लिया तो था, फोरफिट तो किया था। अच्छा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर पैसा लिया है तो फिर टैक्सेबल तो कैपिटल गेन में होना चाहिए, पहले कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल था। बट प्रॉब्लम ये है कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन ये बोलता था ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है, इतने साल तक गलत चलता रहा। सेक्शन में लिखा है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये पैसा कैपिटल गेन में टैक्सेबल था। काफी साल तक ये प्रोविजन ऐसे ही चलता रहा, डिपार्टमेंट ने भी ऐसे ही चलाया, लोगों ने भी टैक्स भरा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑब्जेक्शन आते भी होंगे कि यार टेक्निकली गलत हो गया। चार्जिंग सेक्शन में बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने पे जो गेन होता है वो कैपिटल गेन है, यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की बात हुई थी, एक्चुअल ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना, तो ये गेन कैपिटल गेन में कैसे आएगा। इसको सुधारा गया और स्पेसिफिक यहाँ पे अदर सोर्सेज में ऐड किया गया कि ये इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो बहुत बार लीगल सिस्टम में भी मिस्टेक्स हो जाती है, ड्राफ्टिंग एरर हो जाते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि ह्यूमन एरर वहाँ पे भी होने वाला है। और ऐसा नहीं कि वो एरर एक ने किया, इतने साल से था और सब लोग फॉलो कर रहे थे, बाद में इसको चेंज किया। तो ये एडवांस मनी वाला पॉइंट है, अगर ऐसा कुछ पैसा आपने रिसीव कर लिया तो वो अदर सोर्सेज के नाम पे टैक्सेबल होगा। एक बार रिसीव करो, बार बार रिसीव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबिलिटी तो आने वाली है।
तो फिर कैपिटल गेन ना, वो प्रॉपर्टी सामने वाले ने खरीद ली, उसने बोला नहीं सर देख लेंगे कोई बात नहीं, भूतों से कौन डरता है, आप प्रॉपर्टी दे दो, पैसे पूरे ले लो, तो आपने मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए दिए, अब तो मेरे लिए कैपिटल गेन की इनकम है क्योंकि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, इम्प्लाइड है। सॉरी, इसके बाद जो टॉपिक है वो गिफ्ट इनकम वाला, वो बड़ा पॉइंट है, उसको भी स्किप करो। डिविडेंड और गिफ्ट वाला पॉइंट मैं लास्ट में लेता हूँ, पहले बाकी की एंट्री अपन खत्म करेंगे। जो छोटे पॉइंट्स, के वाला जो पॉइंट दे रखा है ना वो देखो, कॉम्पनसेशन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको कंपनी ने जॉब ऑफर की थी एज ए डायरेक्टर, एज ए KMP, 5 साल का आपका अग्रीमेंट था, कंपनी आपको 3 साल के बाद निकाल रही है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको लगता है हम किसी और बेटर बंदे को रखेंगे तो आपको हटा रहे हैं। अब 2 साल जल्दी हटा रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल का था। ऐसी सिचुएशन में आप पर्टिकुलरली कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, अगर कंपनी आपको विदाउट रीजन टर्म से पहले टर्मिनेट करती है तो कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेगी। अब ये कॉम्पनसेशन जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। इम्प्लाइड है, टैक्सेबल होना चाहिए। पहला टैक्सेबिलिटी कहाँ पे जानी चाहिए? सैलरी में, क्योंकि सैलरी से कनेक्टेड है। बट अगर फॉर एनी रीजन सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो पाया तो सेकंड ऑप्शन क्या है? अदर सोर्सेज। तो इन्होंने बैकअप में रखा है, कहीं ना कहीं तो वो पकड़ ही लेंगे आपको, टैक्सेबिलिटी तो आ ही जाएगी, ये कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आ रहा है ये? ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स इसमें देख लिए जो इस लिस्ट में थे, एक्सेप्ट डिविडेंड एंड गिफ्ट। अब डिविडेंड पे चलते हैं, गिफ्ट वाला उसके बाद देखेंगे। स्टार्टिंग में ही था पेज 154 पे। डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी को लेके लास्ट कुछ साल में काफी मेजर चेंजेस हुए हैं। पुराना बताए बिना नया वाला समझ नहीं आएगा, तो पूरी स्टोरी समझा देता हूँ कैसे काम हो रहा है। पहले डिविडेंड जब कंपनी पे कर रही थी तो उसमें एक सेक्शन एप्लीकेबल था 115 कैपिटल O, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT शॉर्ट में बोला जाता था। वैसा स्टोरी ऐसी थी कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अगर 100 रुपए साइड पे रखती है कि ये पैसा हमें इन्वेस्टर्स को देना है एज डिविडेंड, तो इसमें से ना लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए इनकम टैक्स वाले लेके जाते थे सेक्शन 115O में, और उसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इन्वेस्टर्स को कितना पैसा मिलता था? बाकी का 80 रुपए, ये जाता था शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स के हाथ में जो ये पैसा जा रहा है इस पर टैक्स तो ऑलरेडी लग चुका है, ये वाला 100 रुपए आपके लिए साइड पे रखे तो पूरे 100 रुपए आपको दे ही नहीं पाया, 20 रुपए पहले सरकार ले गई, तो 80 रुपीज तो आफ्टर टैक्स हुआ। ये 80 रुपीज जो है ना, ये शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्स फ्री होता था, और इसका सेक्शन था अंडर सेक्शन 1034। मार्केट में लोग ऐसा बोलते थे डिविडेंड की इनकम तो टैक्स फ्री है। अरे भाई टैक्स फ्री नहीं है, ऑलरेडी कट चुका है, उसके बाद जो पैसा बचा वही तो आपको मिला है, तो वापस थोड़ी इस पर टैक्स लगेगा। वो टैक्स फ्री नहीं है, ऑलरेडी टैक्स्ड है, लेकिन उसको रखा था एग्जेम्पशन में, जानबूझ के थोड़ा सा समझ लो मिसगाइड किया हुआ है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है कि उस कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्टेड थोड़ी ना है, ये ऑलरेडी टैक्स्ड है। बट आम इन्वेस्टर को ये बात समझ में नहीं आती थी, तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा रहा है उसको लग रहा है कि यार मेरी इनकम तो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड के नाम पे अगर कोई भी कमाई होती है उस पर अपने को कहाँ टैक्स देना है, पर ये नहीं समझ रहा कि उस पर ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, जो बचा हुआ है वही तुझे दिया तो वापस थोड़ी टैक्स भरेगा। बात समझ आ रही? तो ये वाली जो इनकम है इसके ऊपर इस सेक्शन में ऑलरेडी टैक्स कौन पे कर चुका होता था? कंपनी। तो शेयर होल्डर के हैंड्स में वो इनकम टैक्स फ्री हो जाती थी। अब आया अपना AY 21-22, इस AY से इन्होंने ये वाला सेक्शन हटा दिया, जैसे ये हटाया ये भी हट गया। बात समझ आ रही? अब ऐसा है, बोल दिया कि डिविडेंड की जो इनकम है उस पर टैक्स कौन पे करेगा? शेयर होल्डर खुद पे करेगा, बात खत्म। तो अब लोगों को लगा कि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल कर दी, अरे पहले से टैक्सेबल ही थी, पहले आपको पैसा टैक्स काटने के बाद मिलता था, अब ऐसा है कि आप अपना टैक्स खुद पे कर देना। अच्छा, अब शेयर होल्डर अगर डिविडेंड इनकम पे टैक्स पे करेगा तो रेट कौन सा लगेगा? स्लैब रेट, जो भी उस पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो, कोई फिक्स रेट ऐसा 20% जैसा नहीं है, स्लैब रेट पे टैक्स देना है। तो एक्चुअली तो डिविडेंड पे टैक्स सस्ता हुआ, 20% फ्लैट तो काफी महंगा था,
स्लैब रेट में तो फिर वो 0%, 5%, 20% वैसे जाएगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सस्ता ही पड़ेगा। तो स्लैब रेट उन्होंने लगा दिया, ये क्लैरिफाई किया। पर फिर इसके साथ इनका मन नहीं माना, बोले यार कुछ तो टैक्सेबिलिटी जो है वो और लगानी पड़ेगी इसमें। इन्होंने बोला डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल है, स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, सब बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इसमें एक टीडीएस का प्रोविजन डाल रहे हैं, सेक्शन 194 टीडीएस। टीडीएस क्या होता है आपको पता ही है, पे करने वाला पे करते टाइम ही टैक्स काट लेगा, दैट इज टीडीएस। यहाँ पे ना कंपनीज को ऐसा बोला कि आप अपने किसी भी शेयर होल्डर को एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड पे करते हो, अगर वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो टीडीएस काट लेना, और अगर 5,000 से कम है तो टीडीएस मत काटना। अभी डिविडेंड का अमाउंट बहुत छोटा सा आता है, आपके पास रिलायंस के मान लो 10 शेयर है, 1,500 रुपए का एक शेयर है, आपने 10 शेयर खरीद रखे हैं, 15,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस ने एक शेयर के ऊपर 15 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 10 शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिला होगा? 150 रुपए डिविडेंड आया, टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपए से कम है। तो पर इन्वेस्टर कंपनी जब डिविडेंड देती है, मेरी कंपनी ने आप सबको डिविडेंड दिया है, किसी को 500, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 5 रुपए, किसी को 15 रुपए, किसी को 1,000 रुपए, तो आप सबके अमाउंट्स में से मुझे टीडीएस तभी काटना है जब किसी इंडिविजुअल को मैंने डिविडेंड 5,000 रुपए से ऊपर दिया हो, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका टीडीएस नहीं कटता, लेकिन जिन्होंने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया होता है, जिनको डिविडेंड का अच्छा अमाउंट मिलता है, उसमें टीडीएस कटता है वैसा। अब ये तो शेयर पे भी डिपेंड करता है ना, बात समझ आ रही? अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आपने मान लो 5 लाख रुपए लगा रखे, 5 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं, 150 रुपए का एक शेयर, 150 रुपीज पर शेयर, ये प्राइस है। अब कंपनी ने आपको एक शेयर पे मान लो 10 रुपए डिविडेंड दे दिया, और ऐसे आपके पास होंगे कुछ 1,500, 2,000 शेयर्स, ऐसे कुछ क्वांटिटी में, तो आपको अच्छा खासा 20,000 रुपए डिविडेंड मिला है एक ही कंपनी से। अब टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? टीडीएस कटेगा। टीडीएस का रेट है यहाँ पे 10%, 10% टीडीएस कटेगा, बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। ये लमसम रेट है, एक बार 10% के रेट पे टीडीएस काट लिया, बाकी हिसाब तो साल के एंड में हो ही जाएगा अभी आपकी जेब से। ये फ्लैट रेट नहीं है। डिविडेंड के ऊपर टैक्स कौन से रेट से लगता है? स्लैब रेट से। यही बात हुई अभी, डिविडेंड के ऊपर टैक्स अब कौन से रेट से लगता है शेयर होल्डर को? स्लैब रेट से। स्लैब रेट तो फेजेस में होता है ना, 0%, 5%, 10%, 20%, वैसा है ना, जो भी स्लैब आपका होगा वो। यहाँ पे जो टीडीएस काटा जाएगा वो कौन से रेट से काटे? स्लैब रेट से तो काट नहीं सकते ना, स्लैब रेट से कैसे टीडीएस काटेंगे? टीडीएस काटने का तरीका है फिक्स रेट, लमसम रेट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला एक काम करो, रैंडमली 10% का रेट लगा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिविडेंड 10% पे टैक्सेबल है, इसका मतलब ये है कि एक बार के लिए लमसम आपके डिविडेंड पे आउट में से 10% टैक्स काट लिया। अब जब साल के एंड में आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, उसमें आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आप ये डिविडेंड पे स्लैब रेट ही गिनना, और जितना आपने टीडीएस पे किया है उसको अपने बैलेंस कर लेंगे। ज्यादा पे किया होगा रिफंड दे देना, कम पे किया होगा तो और दे देना। एवरेज एक लमसम रेट लगा दिया। टीडीएस डिडक्ट करने के 2 तरीके हैं, वो समझो। मैं वो एग्जांपल चलो यहाँ पे दे देता हूँ। एक है लमसम रेट और दूसरा है एक्चुअल रेट। मैं दोनों के एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी पता है अपन ने वो कैजुअल इनकम देखी थी, इसी चैप्टर में बात हुई ना। कैजुअल इनकम पे जो टैक्स का रेट है वो कितना है? 30%। ये रेट है, ये फ्लैट रेट है, और ये बात बोली हुई है सेक्शन 115BB में। मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ आपको। सेक्शन 115BB ऐसा बोलता है कि कैजुअल इनकम पे जो विनिंग्स होती है उस पर 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, फिर आया टीडीएस का प्रोविजन। टीडीएस का प्रोविजन है 194B, 194BB। ये सेक्शन ऐसा बोलते हैं कि किसी भी कैजुअल इनकम पे अगर कोई विनिंग्स होती है किसी की, तो उसमें टीडीएस काटो एट द रेट ऑफ 30%। समझ आ रहा है? ये 30% इन्होंने इसके साथ मैच किया हुआ है कि जितना टैक्स लगता है उतना पूरा ही टीडीएस काट लो, फ्लैट रेट। बात समझ आई? केबीसी में जाके आप इनकम जीत के आए, उस पर कितना टैक्स भरना है आपको? 30%। या तो साल के एंड में रिटर्न के साथ भर देना, या अभी कटवा लो। डिपार्टमेंट क्या बोला? अभी कटवा लो टीडीएस। ये बात समझे? तो ये जो रेट है इस सेक्शन में जो लिखा है,
आया कहाँ से, इसको देख के, ये बात क्लियर हुई। अब डिविडेंड में क्या सिचुएशन है, डिविडेंड इनकम में ऐसा है कि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है एट स्लैब रेट। अब स्लैब रेट तो हर किसी का अलग अलग होगा, किसी की इनकम 5 से 10 लाख के बीच में रुक जाएगी, किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर होगी, किसी की 2 से 2.5 लाख के बीच में होगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अब जब कंपनी को ये बोला गया कि आप डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटो, ठीक है, 5,000 रुपए से ऊपर डिविडेंड हो, टीडीएस काटो, कंपनी कंफ्यूज हो रही है, बोले सर कौन से रेट पे टीडीएस काटे, भाई इनका स्लैब रेट तो 10%, 10 लाख से ऊपर है 30%, इनका 5 से 10 लाख के बीच में 20%, इन्होंने 115 बीएसई ऑप्ट किया हुआ है, उसमें वो 4-4 लाख के गैप पे 5-5% के रेट से, तो मुझे थोड़ी पता है किसकी कौन सी इनकम है, आपकी टोटल इनकम मुझे क्या पता, तो आप कौन से स्लैब रेट में जाके रुकोगे मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको डिविडेंड देते टाइम मैं टीडीएस कौन से रेट पे काटूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ने बोला एक काम करो ना, आप है ना सेक्शन 194 फॉलो करो। 194 में ना हमने एक लमसम रेट लिख दिया है 10%। लमसम मतलब एक बार के लिए लगा दो। अब अगर ऐसा है कि आपको कंपनी से डिविडेंड के नाम पे 20,000 रुपये मिले तो मैं उसमें से 2,000 काट लूंगा और आपके हाथ में कितने दूंगा, 18,000। ये 2,000 लमसम काटे रैंडमली, ये 10% के बदले 8% होता, 15% होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता एंड में, बात समझ आ रही। अब आपकी जेब से कितने पैसे कटे, 2,000 कटे, किस रेट पे कटे, 10% पे, बाकी की 18,000 जो है मैंने आपको हाथ में दे दी, ये लो भाई आपका डिविडेंड का पैसा ले जाओ। साल के एंड में क्या होगा वो समझो, आप इंडिविजुअल असेसी हो, ठीक है, साल के एंड में आपके 5 हेड्स की इनकम देखी जाएगी, ठीक है, उसमें आपका सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, ये सब आ जाएगा, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, उसमें ना आपकी अदर सोर्सेस की इनकम दिखेगी डिविडेंड। पता है कितनी इनकम दिखेगी, 20,000, 18,000 नहीं, पूरे 20,000, ये बात समझो, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। बाकी हेड्स में से भी तो आपकी इनकम होगी, सैलरी में से, एचपी में से, ये सब होगा, टोटल करेंगे, इसमें क्लबिंग सेट ऑफ होगा, फिर आपका जीटीआई आएगा, उसमें से आप डिडक्शन लोगे, फिर आपका टोटल इनकम आएगा। तो आपकी टोटल इनकम में मैंने कितनी इनकम टैक्सेबल की है डिविडेंड की, पूरी 20,000। अब इस टोटल इनकम पे अपन जो टैक्स गिनते हैं तो कौन सा रेट लगाते हैं, स्लैब रेट। तो पता है ये 20,000 रुपए पे मैं स्लैब रेट से टैक्स गिनने वाला हूँ, तो इसके ऊपर जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें 20,000 का भी हिसाब हो गया होगा। मान लेते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आ रही है 65,000 रुपीज, ये है आपकी टैक्स लायबिलिटी, स्लैब रेट लगा के अपन ने गिना। लास्ट में मैं डिपार्टमेंट को ये बोलूंगा कि सर मैंने ना टीडीएस के नाम पे ऑलरेडी 2,000 रुपये कटवाए थे, वो आपके पास ही हैं, बाकी की भेज देता हूँ। बात समझ आई, ये 2,000 रुपये कौन से रेट पे काटे थे, 10%। अगर ये 50% पे भी काटे होते तो भी आज क्या फर्क पड़ता, मान लो अगर 10 के बदले 20% पे काटे होते तो ये अमाउंट कितना होता, 4,000 होता, तो मैं अभी डिपार्टमेंट को कितने पे करता। अब इस पूरे सिनारियो में मेरे डिविडेंड इनकम पे एक्चुअल में टैक्स कितने रेट पे लगा, 10% पे लगा कि स्लैब रेट पे लगा, स्लैब रेट पे लगा। यहाँ 20 लिखा है, 18 नहीं लिखा, ये स्लैब रेट पे ही मैंने टैक्स पे किया, लेकिन एक लमसम अमाउंट पहले डिडक्ट करवा लिया था और वो लमसम अमाउंट लास्ट में सेट ऑफ हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो मेरी पॉकेट से पैसा जा रहा है वो मेरी स्लैब रेट के हिसाब से जा रहा है, ये बात समझे, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन यही अगर विनिंग्स वाली इनकम होती ना, कैजुअल इनकम वाली, तो पता क्या होता, उस इनकम को मैंने इस कैलकुलेशन से अलग रखा होता। मान लो केबीसी में जाके मैं 1 लाख रुपए जीत के आया हूँ, वो यहाँ पे अलग लिखता, इसमें नहीं ऐड करता, इसमें नहीं ऐड करता, क्योंकि उस पर स्लैब रेट लगता है और इस पर कितना लगता है, फ्लैट रेट। तो एक असेसी की जो टोटल इनकम होती है ना टैक्सेबल वाली, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक स्लैब रेट वाली और एक फ्लैट रेट वाली। फ्लैट रेट वाली जो है वो इसमें टोटल इनकम में अपन नहीं लिखते, अलग से लिखते हैं, बाकी की सारी एक साथ लिखते हैं, उस पर स्लैब रेट लगाते हैं, ऐसा कैलकुलेशन होता है। तो ये जो लमसम रेट लग रहा है ना डिविडेंड पे 10%, वो एक्चुअल टैक्स रेट नहीं है, वो सिर्फ एक बार के लिए अमाउंट लेके छोड़ दिया एवरेज। 10 के बदले 5 भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ आ रही। टीडीएस के चैप्टर का ये बेस है, जब चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये बात मैं वापस से पूरी रिपीट करूंगा, अभी जितनी नेसेसरी थी ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा बता ही दिया, लेकिन ये सेम चीज वापस एक बार फिर से रिपीट भी कर दूँ। अभी बात समझ आई, कुछ क्लियर हुआ। तो डिविडेंड के ऊपर जो टीडीएस का रेट है वो 10% है, वो तभी लगेगा जब डिविडेंड आपको पूरे साल में किसी एक कंपनी से 5,000 रुपये से ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर्स है, कोई रिलायंस का, कोई अदानी का, कोई इस कंपनी का, कोई उस कंपनी का, सबसे आपको डिविडेंड मिल रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 150 रुपये भेज रहा है, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, टोटल मिला के 10,000 हो गया, टीडीएस कटा होगा,
इंडिविजुअली किसी ने भी 5,000 रुपये नहीं दिया आपको तो नहीं कटा होगा, क्योंकि पर कंपनी टू शेयर होल्डर है ना। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना कितना डिविडेंड दे रही है, उस पर टीडीएस काट रही है। अब मेरी कंपनी का जो इन्वेस्टर है, मैंने तो उसको 300 रुपये भेजे डिविडेंड के, अब वो बाकी 10 कंपनियों से कितना डिविडेंड कमाता है मुझे क्या पता। तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी उसको 5,000 रुपये देगी तो टीडीएस काटेगी ना, अदरवाइज नहीं कटेगी। ये बात समझ आ रही, क्लियर हो? ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो डिविडेंड वाले में टैक्सेबिलिटी जो है वो इस तरीके से होती है, कि आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये तो टैक्सेबिलिटी तो मैंने बता दी। अब बात ये है कि डिविडेंड की डेफिनेशन है यहाँ पे, जो सेक्शन 2 का पार्ट है नेक्स्ट पेज पे, और वो हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं, आज वो टाइम ले लेगा। तो मैंने सिर्फ आपको टैक्सेबिलिटी बता दी कैसे होती है। डिविडेंड एग्जैक्टली होता क्या है, उसके मीनिंग में क्या क्या कवर होता है, वो डेफिनेशन यहाँ पे है, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22। इसके 5 सब क्लॉज है, ए से लेके ई तक, और एक अभी एफ वाला ऐड हुआ है। डिविडेंड लोग इन काइंड भी देते हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी यहाँ पे इन्होंने लगाने की कोशिश की है, इसलिए इतने सारे पॉइंट्स बने हुए। तो डिविडेंड को डिफाइन किया गया, बड़ी डेफिनेशन है, कल इसको आराम से डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। और ये वाला पॉइंट चाहिए तो मैं फिर से कल रिपीट कर दूंगा, लमसम रेट वाला। ठीक है, बोलो और कुछ पूछना हो, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया अभी जो समझाया? कौन सा? हाँ, कल वापस बता दूंगा, अभी एक बार जितना पता चला है। ठीक है, कल एक बार फ्रेश वापस से इसी से शुरू करेंगे तो डिस्कस हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा ले लूंगा। अभी प्रॉब्लम ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब कंप्यूटेशन अभी आपने किया नहीं। अभी तो अपन एकदम ना इस सब चीजों की स्टार्टिंग फेज में है। जब ये सारा चीज कंप्लीट होगी, टैक्स कैलकुलेट करना, कंप्यूटेशन समझ आएगा, तब आपको पता चलेगा। कल मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में ना इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बना दूंगा, पूरा सारे अमाउंट ले लेंगे, फिर कैलकुलेशन दोनों चीज का कंपेयर कराऊंगा तो बात समझ आ जाएगी वैसा। ठीक है।